रविंद्र सिंह शौरान साहब के पास, फिर जाऊंगा डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब के पास। आपने सुना सभी को, लगभग संजीव चंदन साहब को भी सुना रविंद्र भाई, आपने आपने संजीव चंदन जी के अलावा राकेश अचल जी को सुन लिया और अरुण जी को सुन लिया, बेबाकी से बात कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं देखिए जनता है और इनको नहीं समझ में आ रहा। और जो अभी कहा गया है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की विंग की तरह पहले होता था, कहते थे, अब तो खुला हो गया है। और वो भी कहा गया कहीं कांग्रेस की ओर से कि जाइए हुजूर, दफ्तर वहां लगवा लीजिए बीजेपी के दफ्तर में, अशोका रोड खाली कर दीजिए। और दो चीजें हैं बहुत खास जो हम बात है कि वो अड़े हुए हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि देश की मतदाता सूची में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। कल्पना करिए ये क्या कह रहे हैं, वो नहीं सोच पा रहे हैं। यानी कि इसके पहले जितने भी वो गैर भारतीय उसमें शामिल थे, कहीं ये कहीं ध्वनि थे, एक चीज। और दूसरा जो कोर्ट की बात आ रही है, आज बंद रहा, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले पे। क्या उम्मीद की जाए सुप्रीम कोर्ट से और क्या आपका रिएक्शन होगा? क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत कवर किया है, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। दोनों पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में नहीं रहेगा। रविंद्र जी। जी, नमस्कार सभी को पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को। संजीव भाई, जनवरी 8 1949, 8 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा कड़कती ठंड में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। वो क्या था? वो था कि वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू किया जाए ताकि चुनाव जल्दी कराएं। एक इसके ठीक 8 महीने के बाद, 10 और 11 अगस्त को उसी संविधान सभा में नागरिकता पर बहस हुई। ठीक है, और उसके 6 महीने के बाद 25 जनवरी, यानी कि हमारा संविधान जब बना 26 जनवरी 1950, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया। ये 3 तारीखें मैंने बताई। 3 तारीखों में पहले नागरिकता पर बहस नहीं करी चुनाव, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने पहले वोटिंग लिस्ट बनाई जाए, उसका एक मोशन अडॉप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें और 10 और 11 को जब नागरिकता की बहस हुई, उसमें करीब 2 दर्जन लोगों ने हिस्सेदारी करी। 2 दिन बहस चली। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका रिप्लाई किया। 2 दर्जन लोगों में से एक व्यक्ति ने भी यह बात नहीं कही कि नागरिकता को बनाने, नागरिकता को जांचने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी जाए। चुनाव आयोग तो उसके कई दिन के बाद बना, लेकिन वोटिंग लिस्ट का काम पहले शुरू हो गया। और 25 जनवरी के भी 2 महीने के बाद सुकुमार सेन की नियुक्ति हुई। अब आप मुझे बताइए, वोटिंग लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पहले से काम कर रही है, नागरिकता का कानून चुनाव आयोग के आने से पहले आ गया, तो सुकुमार सेन को अधिकार था क्या इस बात का कि वो किसी का वोट काट दें? तो ज्ञानेश गुप्ता को कैसे अधिकार हो गया? जब सुकुमार सेन को जो अधिकार नहीं था, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कैसे हो? जब हिंदुस्तान के संविधान की संरचना की गई, तब इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी। और आज भी अरुण जी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, किस इलेक्शन कमीशन को किसी का वोट काटने का अधिकार है क्या? केवल उसका वोट काटा जा सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हो, वो भी कोर्ट की इजाजत के बाद। अभी तक हमारी जानकारी में बाल ठाकरे का वोट काटा, वो बड़ा मुद्दा आप सबकी जानकारी में है। वोट ना डालने का अधिकार, मतलब वोट नहीं डालने का, वोट को डिसएनफ्रेंचाइज या किसी का वोट ना डाल पाए, वो जो है वो केवल सजा के तौर पर उन लोगों को मिलता है जो जेल में बंद है या फिर जो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा किसी एक व्यक्ति का वोट बन गया, उसका वोट काटने का अधिकार तो है ही नहीं किसी के पास। तो जब वोट काटने का अधिकार है ही नहीं, तो आज ये 2, 2.5, 3 करोड़ जो वोट काट दिए, प्रैक्टिकली तो ये वोट काट ही दिए ना। अब सुधांशु भाई को अगर नालंदा में जाके अपना वोट, अपने कागज नहीं दिखाएंगे, तो इनका तो वोट कट गया। वोट तो उसी का बचेगा ना जिसका, जो कागज दे देगा, जो नहीं देगा उसका तो कट गया है। तो प्रैक्टिकली तो ये वोट काट दिए गए। अब चलिए, अब बात आई जाने की। दिल्ली से पटना एक दिन में करीब 25 ट्रेन जाती, चलिए 30 लगा लीजिए, 1 घंटे में एक ट्रेन से ज्यादा। एक ट्रेन में कितना आदमी बैठेगा? 1500। एक दिन में 50,000 आदमी जा सकता है। और 1 महीने में कितना आदमी जाएगा भाई साहब?
एक महीने में आप 15 लाख लोगों को दिल्ली से भेज दोगे। और दिल्ली एनसीआर में जो बिहार के लोग रहते हैं उनकी संख्या तो 80 लाख 90 लाख होगी। तो अगर सारे संसाधन देश के जोड़ दिए जाएं, रेल, ट्रेन, रेल, बसें, गाड़ियां और हवाई जहाज, तो भी देश भर से सारे बिहारी लोग जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में गए हैं, उनको आप वापस कैसे लेके जाओगे एक महीने में, ताकि अपना वो वोट बनवा पाए? किसी भी तरीके से संभव नहीं है कि सब लोगों को आप वापस लेके जा पाओ। तो ये जो है कितना अबसर्ड और कितना इम्प्रैक्टिकल बात है कि सब लोग वापस आए, अपना वोट बनवाएं और उसके बाद वोट डालने के लिए दोबारा आ जाएं। अब जिस देश में आज भी 75 वर्ष की लोकशाही में कितने चुनाव हमने देख लिए, इतने मेहनत करने के बाद चुनाव आयोग ने मेहनत करी, पॉलिटिकल पार्टीज ने मेहनत करी, तो हमारा वोट फीसदी 70 पार नहीं कर पा रहा है। ठीक बात करा। वो लोग जो कि गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, दुकान छोड़ के वोट डालने नहीं जाते। जो लोग वोट शहरों में रहते हैं वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब हम लोग उनको वोट रहते कन्विंस नहीं कर पाए, तो हम लोग उन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप वापस जाओ और अपना वोट बनवाओ, अपनी जेब से पैसा खर्च करो। टिकट आपको मिलेगी नहीं ट्रेन की। आज भी आप टिकट बुक करोगे तो 6 महीने बाद की टिकट मिलेगी आपकी, क्योंकि इस रूट पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप बताइए जाएगा कैसे व्यक्ति? पहली बात तो वो आपके अंदर वो इंस्पिरेशन कहां से आएगी कि आप वोट बनवाने के लिए, वोट बचाने के लिए चले जाओ? उनका उनका सबको उनकी मंशा, रविंद्र सर माफी चाहूंगा आपको बीच में टोक रहा हूं, उनकी मंशा नहीं है, उनको तो वोट बिल्कुल काटना है, बिल्कुल एक अभियान है, उनका वोट काटना है। ये वोट काटने की कोशिश है, और वोट काटने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास हमारी जानकारी में तो कोई अधिकार है नहीं। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट कल इसका फैसला कर ही देगा। और देखिए ये क्या है संजीव भाई, ये ठीक वैसी ही स्थिति है कि एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि विदेशी फर्म जो है, विदेशी लॉ फर्म्स जो हैं वो भारत में आके प्रैक्टिस कर सकती हैं। यानी कि विदेश का कोई वकील है वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ये तो हमारा काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो ये काम नहीं है, वो तो ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन प्रैक्टिस करेगा, ये तो बार काउंसिल का काम है। तो ये ठीक वैसी स्थिति है कि अब अमित शाह का जो महकमा है, जो देश में नागरिकता देता है, नागरिकता तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है किसी को भी, किसी की छीनने का अधिकार भी उसी का है। अब उसका काम भी एक ऑटोनमस बॉडी कर रही है। ये बॉडी ऑटोनमस है, सरकार के दखल से दूर है, इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। ये भारत के जो नागरिक हैं उनके खून पसीने से संचित कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से इनकी तनख्वाह जाती है। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लेकिन उसका दखल कुछ नहीं होता इसमें। तो क्या अब ये दोनों, एक ऑटोनमस बॉडी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इस देश में एक साथ काम कर रहे हैं और इनका कोई एक मंत्री हो गया क्या? ये तो संविधान के ऊपर केवल न सीधा कुठाराघात है, बल्कि ये तो नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। तो ये न केवल चैलेंजिंग है, ये नए तरीके से परिभाषित करेगा कल जो सुप्रीम कोर्ट में होगा कि कानून है, जो कानून के बनाने वाली जो संविधान सभा थी, उन सब से इतर नया जो ये नियम लेकर के इलेक्शन कमीशन आया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास क्या कानूनी आधार है। हमारे हिसाब से तो उनके पास कानूनी अधिकार कोई है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कोई अधिकार बता देंगे तो आप ये मान के चलिए संजीव भाई कि आने वाले वक्त में चुनाव होने से पहले ही हम जैसे लोग बता देंगे कि चुनाव कौन जीते। उसके लिए वोट डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब के पहले अपन तो पहले से कह रहे हैं कि राजीव कुमार की प्रतिभा के सामने की जो प्रतिभा थी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की प्रतिभा तो उनसे कई कदम आगे है। राजीव कुमार तो बेचारे इतने सीधे व्यक्ति थे कि वोट डालने का इंतजार करते थे, उनको गिनने का भी इंतजार करते थे। ज्ञानेश गुप्ता तो गिनना छोड़िए सर, 6 महीने पहले फैसला कर दे रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप बताइए, अब करते रहो आप लोग, अब करते रहे ना सेफोलॉजी अपनी। उनको तो पहले से 6 महीने पहले उन्होंने तय कर दिया कौन जीतेगा। ये 2 करोड़ वोट काट दिए, अब आप बताओ कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बात तो आप अभी अगर हम लोग जाके होनोलुलु में किसी से पूछ लें कि बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, वो भी बता देगा। इसमें बचा क्या बताइए? इतना साफ सुथरा चुनाव कर दिया है, इससे पहले ऐसा इलेक्शन हम लोगों ने कभी देखा नहीं। बाकी साफ सुथरा जो होगा
वो कल हम लोगों को पता चल जाएगा जब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहस होगी और तमाम फैक्ट जो है सामने रखे जाएंगे। जी संजीव। बिल्कुल सर। रवि सर क्या कहिएगा, ये क्या कहीं संघ का दबाव है, क्या है कुछ उसकी एक झलक खना भना क्या है? एक छोटी सी टिप्पणी जी, पे मैं अरुण सर से मैं एक सेकंड में बताता हूँ एक खबर के साथ। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने कमाल किया, एक ग्राम पंचायत को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया और उस गांव से कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया। तो जांच करने पर पता लगा कि पूरे गांव में कोई ओबीसी है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, और अद्भुत उसको आरक्षित अद्भुत कर दिया। अद्भुत अद्भुत। अब ये ये तो काम कौन कर सकता है? ये तो नोबेल पुरस्कार के लायक हो गए। नोबेल काम है भाई, ये नोबेल है। ये हिंदुस्तान में ना ये भारत रत्न, ना ये जो ज्ञानेश कुमार साहब है, जो वहां का जो इलेक्शन कमीशन है, जो वहां का है, जो शायद ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम होगा, राज्य निर्वाचन हाँ, आयोग होगा वहाँ, तो वो तो तो वो उसको तो नोबेल प्रेरणा कहाँ पुरस्कार से देना लेता है चाहिए सर? कि वहां कोई ओबीसी है ही नहीं। और अभी सुधांशु सर तो ओबीसी वर्ग के प्रकोष्ठ के नेशनल कन्वीनर बने हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। बहुत दिलचस्प है। जी रविंद्र जी। मैं तो यही कहता हूँ सर, वोट का जो अधिकार है ना संजीव भाई, वो एक ऐसा अधिकार है जो केवल हम लोगों को जो मिला है बाकी तमाम अधिकारों से अलग है। यहाँ पे भारत में आके कोई भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, टैक्स देगा और सारी जिंदगी रह सकता है, लेकिन उसको इतना करोड़ों का टैक्स, अरबों का टैक्स देने के बाद भी उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। तो इस अधिकार को ही अगर छीन लिया जाएगा तो आप बताइए, ये वोट का अधिकार नहीं है, ये मेरे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। अगर मेरा वोट का अधिकार खत्म हो गया तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता। मेरा चुनाव लड़ने का भी अधिकार छीन लिया। तो एक जो अधिकार है वो कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार पर संविधान सभा में सबसे ज्यादा दिनों तक बहस हुई थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को मेरे ख्याल से उस बहस में पढ़ नहीं पाए।